हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे पॉलिटी चैप्टर नंबर 1 और जहां हमने फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1909 यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स तक हमने कर लिया था और आज हमें करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो हमारे 2 लेक्चर्स इस चैप्टर पर आ चुके हैं। इन केस यू हैव नॉट visited those lectures, so please go through the lectures so that you have a clear understanding of this chapter. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले हम थोड़ा सा 1909 वाला एक्ट का ओवरव्यू ले लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 पर। ओके, तो हमने मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स में क्या क्या पढ़ा था कि साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ये आपकी बढ़ा दी गई थी, दोनों की ही, सेंट्रल और प्रोविंशियल की। फिर हमने देखा था किस तरह से ऑफिशियल मेजॉरिटी अब भी बनी हुई थी सेंट्रल वाले में। हाउएवर आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये अलाउ कर दिया गया था, दे कैन हैव द नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। ठीक है, उसके बाद डेलिब्रेटिव फंक्शंस उसको इनलार्ज किया गया था। नाउ दे आर अलाउड टू आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड मूव रिजोल्यूशंस ऑन द बजट। उसके बाद हमने देखा था किस तरह से इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिल गई थी, वाइसरॉय के भी और गवर्नर के भी। और पहले जो इंडियन बने थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन करने वाले, वो थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद हमने सेकंड इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखा था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये स्टार्ट हुआ है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म से, और इसलिए मिंटो को आपको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया। ठीक है, मुस्लिम्स को सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट की गई इस एक्ट से। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे लेक्चर को। तो ये क्या था, इस 1917 में आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि दे वांटेड टू हैव अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। और मॉडर्न स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे कि अगस्त डिक्लेरेशन आया था, उसमें इन्होंने ये बात कही थी। और इसी को परस्यू करते हुए वो लेकर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये 2 एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड 35। दिस इज़, आई कैन से द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से मैंने बहुत सवाल देखे हैं। और जिस तरह से इंडियन काउंसिल एक्ट जो तीनों थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के, उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड 1935 दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसे आप बहुत अच्छे से देखेंगे। इनफैक्ट हमने देखा था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1862 को आपको इम्पोर्टेंट लैंडमार्क कहा गया था। ठीक है? आगे जाके देखेंगे किस तरह से 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को सेकंड इम्पोर्टेंट माइलस्टोन कहा गया। ठीक है? लेकिन अभी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 की बात कर लेते हैं। ठीक है? तो इसको कहा गया मोंटागू कैलफोर्ड रिफॉर्म्स। तो जिस तरह से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया, उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को मोंटागू कैलफोर्ड रिफॉर्म्स कहा गया। अब ये भी क्यों कहा गया होगा, क्योंकि मोंटागू इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और कैलफोर्ड वाइसरॉय थे। ठीक है, तो व्हाट इज द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट? पहला तो ये कि इसने क्या किया, रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, प्रोविंशियल प्रोविंसेस, हाउ? बिकॉज इट डिमार्केट द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ओके, एंड दैट्स हाउ इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस पे कुछ कंट्रोल को कम कर दी गई सेंट्रल की। ठीक है, क्योंकि इसने कुछ हद तक डिमार्केट कर दिया सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को, एंड देन नाउ दे आर ऑथराइज्ड टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट। अब अपने ही सब्जेक्ट पे वो ऑथराइज हैं कि वो अपने अपने सब्जेक्ट पे लॉज बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अभी भी क्या है, सेंट्रलाइज्ड है एंड यूनिटरी है। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 इंपॉर्टेंट पार्ट में बाँटा गया है। एक है आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक है रिजर्व्ड सब्जेक्ट। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है इसको 2 पार्ट में क्यों बाँटा? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो था, वो था गवर्नर और उसके मिनिस्टर, ये दोनों मिलकर इसको एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है? तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में जो चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो एडमिनिस्टर करेंगे कौन? गवर्नर, एंड दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, एंड दिस मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ेंगे कि इसको भी आपका गवर्नर एडमिनिस्टर, ट्रांसफर सब्जेक्ट को भी और रिजर्व सब्जेक्ट को भी। ठीक है? बट
क्या फ़र्क है दोनों में कि यहाँ पे जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है इसको गवर्नर एडमिनिस्टर कर रहे हैं विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। वैसे मिनिस्टर्स के एड से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट को जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो भी गवर्नर कर रहे हैं, बट हियर ही इज एडमिनिस्ट्रेटिंग इट with his executive council without being responsible to the legislative council। ठीक है, तो यहाँ गवर्नर रिजर्व सब्जेक्ट वाले को गवर्नर तो आपके एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं बट विथ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ना कि लेजिस्लेटिव, ठीक है, ना कि मिनिस्टर्स के हेल्प से। तो यहाँ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में गवर्नर एडमिनिस्टर कर रहे हैं इस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को विद द एड ऑफ मिनिस्टर, और ये मिनिस्टर जो है आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर एडमिनिस्टर कर रहे हैं अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, और यहाँ जो है ये किसी भी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, ठीक है। और इसी स्कीम को कहा गया, इस डुअल स्कीम को कहा गया डायआर, ठीक है। डायरकी मीन्स डबल रोल। अब यहाँ आपको थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था डबल गवर्नमेंट। किसमें देखा था? अगर आपको थोड़ा-सा भी याद आ रहा हो कि डबल गवर्नमेंट हमने किसमें देखा था हमने? पिट्स इंडिया एक्ट में देखा था, राइट है? थोड़ा-सा रिकॉल कर पा रहे हैं? हाँ, तो हम लोग डबल गवर्नमेंट हमने पिट्स इंडिया एक्ट में देखा था कि डबल गवर्नमेंट आया था, और उसमें बात की गई थी कि आपके पॉलिटिकल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस, इसको अलग-अलग बॉडीज़ देखेगी। एक थी आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना? एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो वो हमने देखा था। वो बहुत ही अलग बात, ठीक है? तो यू शुड नॉट confuse between these two words, the double rule and the double government. Double government is a different concept that is related to the PITS India, and here it is double rule, and double rule is related to the Government of India Act of 1919, and that is a very different concept that is related to the subjects. Here it says that there will be two types of subject: transferred subject and reserved subject. The transferred subject will be administered by the governor with the help of legislative council, and with the minister that is responsible to the legislative council, and reserved subject with the help of the governor and his executive council without being responsible to the legislative council। तो ये याद रखिए कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट गवर्नर करेगा विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर करेगा विद और अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, और यहाँ ये किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है। और ये है डायरकी यानी डबल रूल, बिल्कुल अलग है डबल गवर्नमेंट से जो हमने पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़े थे। दैट टॉक्स अबाउट द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शंस को देखेंगे। पर यहाँ ये चीज़ बिल्कुल अलग है, डबल रूल इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, कि दो तरह का सब्जेक्ट होगा, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। तो इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो कभी भी अगर डायर की वर्ड आता है तो आपको समझ लेना है, क्या समझ लेना है कि ये सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, कि दो तरह का सब्जेक्ट होगा और किस किस तरह से दोनों सब्जेक्ट एडमिनिस्टर किया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पे ये बात कही गई कि डबल रूल आई थी, दैट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल, सही नहीं था, ये अच्छे से काम नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 का, क्या है कि बाई कैमरलिज्म आया है। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है कि 2 हाउस रहेंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है? जब भी बाइकैमरलिज्म वर्ड आएगा आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कह रहा है कि 2 हाउस रहेंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। उस समय अपर हाउस को कहा गया काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस को कहा गया लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बाइकैमरलिज्म क्वेश्चन आएगा कि बाइकैमरलिज्म कौन से एक्ट से आया? तो आपको पता होना चाहिए बाइकैमरलिज्म जो आया है वो कौन से एक्ट से आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से आया है, ठीक है? ठीक है, और सेकंड यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डायरेक्ट इलेक्शंस आए, कंट्री में डायरेक्ट इलेक्शंस आए हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शंस कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है और बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ है। कौन से एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से हुआ है। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये जो 2 हॉर्स बनी थी बाइकैमरलिज्म, यानी 2 हॉर्स जो बनी थी अपर हाउस एंड लोअर हाउस, उसकी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो चोज़न हो रहे हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से हो रहे हैं। ठीक है? ये आपको याद रखना है। अब आते हैं 4th इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। 4th इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि 6 में से 3 मेंबर जो वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के होंगे, वो कौन होंगे? वेयर टू बी इंडियन, इंडियन होंगे।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। उसके बाद इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के जो प्रिंसिपल था उसको क्या किया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो किसको किसको मिल गया, और किसको किसको मिल गया, सिख को भी मिल गए, ठीक है, सिख को भी मिल गया, इंडियन क्रिश्चियंस को भी मिल गया, एंग्लो इंडियंस को भी मिल गया, और यूरोपियंस को भी मिल गया। पहले किसको मिला था, सिर्फ मुस्लिम्स को। कौन से एक्ट से मिला था, बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि कौन से एक्ट से आपके मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले थे। सबसे पहले तो मुस्लिम्स को ही मिला, उसके बाद ये एक्सटेंड कर दिया गया किसको, सिख को, इंडियन क्रिश्चियन को, और एंग्लो इंडियंस को, और यूरोपियंस को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर है, इट ग्रांटेड द फ्रेंचाइज टू द लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। अब क्या हुआ कि जो फ्रेंचाइज मिला है वो सबको नहीं मिला। आज के जैसा नहीं है कि सबके पास फ्रेंचाइज, नहीं, फ्रेंचाइज मिला है बस कुछ नंबर ऑफ पीपल को। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। ये कुछ क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पे सिर्फ कुछ लोगों को ही फ्रेंचाइज यानी राइट टू वोट मिला है, ठीक है। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। अच्छा, ये याद रखेंगे। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दिमाग में। आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस कौन से एक्ट से क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन से एक्ट से आया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया ये ऑफिस कौन से एक्ट से आया। तो ये बिल्कुल आप एकदम शॉर्ट नोट्स बना लेंगे इन सबका, सारे एक्ट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स का, या फिर आप मेरे नोट्स जो लास्ट में मैं दूंगी उसको रेफर करके इसको आपको मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। तो हाई कमिश्नर का जो ऑफिस आया है वो कौन से एक्ट से आया है, वो आया है आपके ये इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो चलते हैं आगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंटर क्या बोल रहा है, ठीक है। तो न्यू ऑफिस हाई कमिश्नर फॉर इंडिया बन गए थे लंदन में, एंड ट्रांसफर्ड हिम सम ऑफ द फंक्शंस ही थर्ड टू परफॉर्म फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो अभी तक फंक्शन है ना, अभी तक फंक्शन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर रहे थे उसके कुछ फंक्शंस को किसको दे दिया गया है, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। जो ऑफिस था जो इंडिया के लिए बनाई गई, कहाँ बनाई गई, लंदन में बनाई गई, ठीक है। चलिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रट के रहेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन ये किस एक्ट ने बनाया, ठीक है, किस एक्ट ने बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 ने बनाया। और इसी तरह से सेंट्रल पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन जो स्टैब्लिश हुआ है वो कब हुआ है, 1926 में हुआ है, फॉर रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन कब बनी, 1926 में बनी। कौन से एक्ट से बनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से बनी है, ठीक है। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। पहली बार प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग कर दिया गया है, पहली बार प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग कर दिया गया है, ठीक है। और ये ऑथराइज कर दिया गया है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो है वो अपना बजट खुद इनैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर कहता है इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है। इसने इस एक्ट में कहा गया था कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो होगी वो हर 10 साल के बाद बनाई जाएगी, ताकि जो भी इस एक्ट का वर्किंग हुआ है ना? उसके बारे में रिपोर्ट कर सके। तो यानी कि 1919 में ये एक्ट आया है। इसके 10 साल के बाद इट मीन्स दैट 1929, ठीक है? 1929 में आना चाहिए था एक कमीशन जो इसके वर्किंग के बारे में बताए, ठीक है? तो 1929 में ना आकर के 2 साल पहले आ गया है क्या? कौन-सा कमीशन? साइमन कमीशन। तो ये साइमन कमीशन अब क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि साइमन कमीशन जो है किस एक्ट के अंदर आया है? किस एक्ट से हमें साइमन कमीशन जो है वो आपको पता चला? किस एक्ट से पता चला? है ना? तो किस एक्ट से साइमन कमीशन जो है उसको लाना है, किसके अंतर्गत आया है साइमन कमीशन? तो किसके अंदर आया है साइमन कमीशन? ये आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इसमें बात की गई थी कि साइमन कमीशन को लाना है। तो साइमन कमीशन आया है 1927 में, आना था 1929 में, आ गया है 2 साल पहले साइमन कमीशन। क्यों आया है? ताकि रिपोर्ट कर सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के वर्किंग को, ठीक है? कैसा चला, कैसा सब कुछ आया, तो आखिर अभी तक कैसा काम कर रहा है ये एक्ट, इस एक्ट के अंदर कैसा काम चला, ठीक है? इसके वर्किंग के बारे में रिपोर्ट करने के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम 7 मेंबर की स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएँगे, तो बना है। और इसके चेयरमैन कौन थे? सर जॉन सैमन, ये इसके चेयरमैन थे।
ठीक है? इट इज़ एन ऑल इंडिया कमीशन और ये जो है टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात कर रही है ना, ये किसके बारे में बात कर रहा है ये बात? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है ना? बेसिकली ये उसी के बारे में बात कर रही है कि इसके अंदर जो काम हुआ है उसको एनालाइज़ करने के लिए ये साइमन कमीशन बैठा है, ठीक है? ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वेयर ब्रिटिश। अच्छा, यही एक बात थी जिसके चक्कर में ये कमीशन को बहुत ज़्यादा बायकॉट कर दिया गया था। बहुत ही ज़्यादा बायकॉट किया गया था इस कमीशन को क्योंकि इसमें सारे ही मेंबर कौन थे वो ब्रिटिश ही थे, है ना? इसलिए हेंस ऑल द पार्टीज़ बायकॉटेड द कमीशन। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930 बैठाया गया 1927 में इन्होंने रिपोर्ट दिया है 1930 में और इनकी रिकमेंडेशन क्या थी? हम स्पेक्ट्रम में फिर से पढ़ेंगे कि इसकी रिकमेंडेशन क्या-क्या थी। अभी शॉर्ट में देख सकते हैं कि इसकी रिकमेंडेशन थी अबॉलिशन ऑफ डायकी को अबॉलिश कर दिया जाए, ठीक है? रिस्पांसिबल गवर्नमेंट को लाया जाए। प्रोविंसेस में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेडरेशन, फेडरेशन का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, ठीक है? यही सब बात इसमें कही गई थी और कम्युनल इलेक्टोरेट को आपसे कंटिन्यू रखना चाहिए। कम्युनल इलेक्टोरेट ठीक है, ठीक है? तो इस तरह से कुछ रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी। टू कंसीडर द प्रपोज़ल ऑफ द कमीशन और इस तरह से इसके प्रपोज़ल को कंसीडर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। किसके रिकमेंडेशन को एनालाइज़ करने के लिए? साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन को इसके प्रपोज़ल को कंसीडर करने के लिए इन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसमें सबने पार्ट लिया था, ब्रिटिश इंडिया, इंडियन प्रिंसली स्टेट, ठीक है? और इसके बेसिस पर, है ना, इस डिस्कशन के बेसिस पे एक व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इसको भी लाया गया था, ठीक है? उसके बाद चलते हैं आगे। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी वेर इनकॉर्पोरेटेड विद सर्टेन चेंजेस, ठीक है? उसके बाद इसके कुछ रिकमेंडेशंस को कुछ चेंजेस के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। तो ये बहुत लिंकेज यहाँ से आपको लिंकेज देख सकते हैं, है ना? सबसे पहले आपके आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ठीक है? उसमें बात की गई कि 10 साल बाद हमें एक कमीशन को लाना है जो इसके वर्किंग के बारे में बात करेगी। तो उस तरह से साइमन कमीशन 2 साल पहले ही आ जाता है 1929 में ना आकर 1927 में और फिर इसके द्वारा क्या बताया गया, कुछ रिकमेंडेशन दिया गया और इसके रिकमेंडेशन को आपके कुछ रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 भी साइमन कमीशन के बेसिस पे आ जाती है। अब चलते हैं आगे कम्युनल अवार्ड के बारे में, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है इस चैप्टर का। कम्युनल अवार्ड किसने लाया? रामसे मैकडोनाल्ड। ये क्या था? इसमें बात की गई कि हम माइनॉरिटीज़ को, है ना? इट इज़ अ स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू द माइनॉरिटीज़, ठीक है? इसी को कहा गया कम्युनल। तो एक तरह का ये स्कीम है जिसमें ये बात की गई कि हम माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है? तो उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मैकडोनाल्ड और इन्होंने ही लेकर आया था कम्युनल अवार्ड को, ठीक है? कब आया था ये भी इम्पोर्टेंट है, 1932 अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड आया था। किसने लाया था? रामसे मैकडोनाल्ड ने लाया था, उस समय के प्राइम मिनिस्टर यही थे। ये एक स्कीम थी जो बताती थी कि हम माइनॉरिटीज़ को क्या देंगे? रिप्रेजेंटेशन देंगे, इसी को कम्युनल अवार्ड कहा गया, ठीक है? और ये अवार्ड में सिर्फ़ ये नहीं बात की गई कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ़ मुस्लिम्स को देंगे, बल्कि इसके अलावा सिख को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियंस को, सबके बारे में बात की गई कि इन सब को हम क्या करेंगे? हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे एंड आल्सो एक्सटेंडेड इट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में भी बात की गई कि हम इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। लेकिन गांधी जी वर डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस एक्सटेंशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि यही एक बात था जिस पे गांधी जी सहमत नहीं थे, ठीक है? कि इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। अच्छा, इसके पीछे गांधी जी का एक व्यू पॉइंट कि वो क्यों सहमत नहीं थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। जैसे लगेगा ना कि हाँ, ये तो अच्छी बात है कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस को मिलता, ठीक है? लेकिन गांधी जी इसके अगेंस्ट क्यों थे? गांधी जी इसके अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस को, दलित को हिंदू से अलग माना जाए, है ना? वो हमेशा से दलित को भी सोचते थे कि दैट वाज़ आल्सो दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ हिंदू कम्युनिटी, सो व्हाई दे कंसीडर टू बी अ सेपरेट कम्युनिटी। तो इसके वो खिलाफ थे कि ये यूनिटी पे वार है। उनको लगता था कि ये यूनिटी इससे हमारी बिगड़ेगी। तो दैट्स व्हाई गांधी जी इज़ अपोज्ड टू दिस सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना? तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, इसके ये पर्सपेक्टिव से गांधी जी वाज डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस एक्सटेंशन और इसलिए वो फास्ट ऑन टू डेथ, फास्ट भी या रवड़ा जेल पुणे में
फर्स्ट ऑन टू डेथ पे चले जाते हैं और इसलिए फिर आगे जाकर के इस बात को इसलिए नहीं लाया गया, ठीक है? अ वर्ड वाज़ मॉडिफाइड फॉर दैट मैटर, ठीक है? तो उसके बाद आगे जाकर के ये येरवड़ा जेल में जब ये फास्ट करते हैं, तो इसलिए आगे जाके ये दलित वाला कॉन्सेप्ट सेपरेट इलेक्टोरेट का नहीं आ पाता है, क्योंकि इसके खिलाफ थे गांधी जी, ठीक है? एट लास्ट देयर वाज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड द रिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है? उसके बाद कुछ एग्रीमेंट होता है और इस एग्रीमेंट को कहा जाता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट आया, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिल पाती है, ठीक है? डिप्रेस्ड क्लासेस को, बट डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व सीट्स मिल जाती है। सो ही वाज़ नॉट अगेंस्ट टू गिव अ रिजर्व सीट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, बट ही वाज़ अगेंस्ट टू गिव देम अ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसको आप याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में, ठीक है? तो ये एक्ट क्या था? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। पहले ही मैंने कह दिया था लेक्चर में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये सेकंड माइलस्टोन है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है? बहुत बड़ा था। और दूसरी बात कि इस वाले एक्ट से हमारे अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा पार्ट, एक ह्यूज पार्ट यहाँ से बोरो किया गया है। आगे जाके देखेंगे कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या-क्या बोरो करते हैं और ये भी पॉलिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है, थीम्स हो जाता है, जहाँ से सवाल बनते हैं कि कहाँ से हमने क्या-क्या बोरो किया। आगे जाके मैं आपको और बताऊँगी कि पॉलिटी के हाई एरियाज़, हाई यील्डिंग एरियाज़ क्या-क्या हैं, जो हमें बिल्कुल सेकंड, थर्ड जितनी बार भी उस एरिया को बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। ठीक है? अभी देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के क्या फीचर्स हैं। ठीक है? इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है? इसमें एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी। यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। बोला जाता है कि बताइए किस वाले एक्ट से ऑल इंडिया फेडरेशन कि लाने की बात की गई, किस एक्ट में बताया गया कि ऑल इंडिया फेडरेशन होना चाहिए। तो ये एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में ये कहा गया था। हाउएवर दिस नेवर केम इंटू बीइंग। ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बनी थी, बट हाँ, लाया गया था, इसमें प्रोवाइड किया गया था कि हाँ, होना चाहिए ऑल इंडिया फेडरेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसकी बात कही गई थी। ठीक है? उसके बाद ये एक्ट ने क्या किया कि सेंट्रल और यूनिट्स के बीच में लिस्ट को बाँट दिया। ठीक है? पहले भी मैंने कहा था कि हम आगे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बात करेंगे कि 3 लिस्ट में बाँट दिया गया था। ठीक है? सारे सब्जेक्ट्स को। एक था फेडरल लिस्ट, दूसरा था प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरा था आपका कंकरेंट लिस्ट। इसमें क्या था? इसमें जो सब्जेक्ट होंगे फेडरल लिस्ट में, उसके जो लॉज़ बनाएँगे, जो ये अंदर आता था किसके? सेंटर के। ठीक है? तो इसमें थे टोटल 59 आइटम्स। वस वैसे सब्जेक्ट जिसमें सेंट्रल लॉ बनाएँगे। उसके बाद था प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें था प्रोविंसेस के लिए, जिसमें थे 54 आइटम्स। यू डोंट हैव टू मेमोराइज़ हाउ मच आइटम्स इन दिस लिस्ट और ऑल। जस्ट इम्पोर्टेंट रहता है ये पॉइंट कि तीनों लिस्ट जो आए हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से आए हैं। ठीक है? अच्छा, सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है जो आपको एकदम मेमोराइज़ करके रखने हैं कि रेसिडुअरी पावर जो है वो वाइसरॉय को दी गई। अभी क्या हुआ? अभी भी हमारा ये देखा जाता है फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। बट अभी क्या होता है, अभी की जो रेसिडुअरी पावर्स हैं, जो किसको दी गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है? उस समय रेसिडुअरी पावर्स जो थे वाइसरॉय के पास थे। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अ, थोड़ा-सा अलग है। अब चलते हैं आगे। इट अबॉलिश द डायरकी। मैंने पहले भी कहा था कभी भी डायरकी वर्ड आएगा, यू मेमोराइज़, यू जस्ट हैव टू अ, रिकॉल कि डायरकी का मतलब क्या होता है, डबल डबल रूल इज़ वेरी मच डिफरेंट टू द डबल गवर्नमेंट। डबल रूल अलग था। डबल रूल क्या था कि रिज़र्व सब्जेक्ट होगा और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होगा। यही पढ़ा था हमने, रिज़र्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, इसमें दोनों में ही गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे, बट एक को अपने मिनिस्टर्स के साथ करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और एक अपने ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हमने ये देखा था दोनों के बीच में। ठीक है? तो इसको अबॉलिश कर दिया गया था। किस एक्ट से अबॉलिश किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। ठीक है? तो प्रोविंसेस में जो डायरकी थी, प्रोविंसेस वाली, उसको क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन प्लेस आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, याद रखेंगे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस हुआ इन प्लेस ऑफ डायरकी इन व्हिच एक्ट? इट इज़ बाय द एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है? इस तरह से द प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज़ ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फीयर्स। ओके? नाउ इसके बाद यहाँ याद रखेंगे कि अडॉप्शन ऑफ डायरकी हुई। कहाँ? सेंटर में। तो 2 बात याद रखेंगे।
कि डायरकी जो है वो प्रोविंसेस वाली उसको तो खत्म कर दिया गया, मतलब प्रोविंसेस में डायरकी नहीं होगी, लेकिन इट इंट्रोड्यूसेस डायरकी एट द सेंटर। तो डायरकी एट द सेंटर आ गया तो आप समझ चुके होंगे। अब सेंटर के सब्जेक्ट को 2 पार्ट में बाँट दिया जाएगा, फेडरल सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। और इसी तरह से यहाँ पे बताया नहीं गया है बट इसके बारे में आप यही समझेंगे कि वही रहेगा कि फेडरल सब्जेक्ट को आपके कौन करेंगे? वाइसरॉय करेंगे, ठीक है? वो अपने ये फेडरल सब्जेक्ट और आपके रिज़र्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट को वाइसरॉय करेंगे मिनिस्टर्स के साथ मिलकर और आपके रिज़र्व सब्जेक्ट को वाइसरॉय करेंगे अपने ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलके विदाउट बीइंग रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर। तो यही हो गया, इसका मतलब डायरकी जो आ गई है वो कहाँ आ गई है? सेंटर में आ गई है। तो इसका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया, डायरकी सेंटर में है तो क्या होगा? अब चलते हैं आगे, बाइकैमरलिज़्म ये आ गया है। कितने प्रोविंसेस में आ गया? 6 ऑफ द 11 प्रोविंसेस, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, हमने अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमने तो पढ़ लिया था कि बाइकैमरलिज़्म आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से, बट यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है बाइकैमरलिज़्म, राइट? यहाँ देखिए, it introduced for the first time bicameralism and direct elections. The Indian Legislative Council was replaced by bicameral legislature. यहाँ जो है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाइकैमरल लेजिस्लेचर में बांटा जा रहा है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? और यहाँ क्या हो रहा है, प्रोविंसेस में आपके बाइकैमरलिज्म आ गई है ना? प्रोविंसेस में आपकी बाइकैमरलिज्म आ गई है। 6 प्रोविंसेस में 11 में से 6 प्रोविंसेस में आपकी बाइकैमरलिज्म आ गई है। मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस। यू डोंट हैव टू मेमोराइज़ ऑल द स्टेट्स, all the 6 state. You just have a brief idea कि हाँ, बाइकैमरलिज्म was introduced in 6 of the 11 provinces. प्रोविंसेस वर्ड याद रखेंगे। इंट्रोड्यूस हुआ है बाइकैमरलिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से, बट यहाँ क्या हुआ है 1935 वाले एक्ट में कि दैट केम इन द प्रोविंसेस आल्सो 6 ऑफ द 11 provinces have now a bicameral legislature. Now let us move further to the points. तो इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसने क्या किया कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है, किसको किसको देकर, डिप्रेस क्लासेस को देकर, विमेन को देकर, लेबर को देकर। तो इसमें बात की गई है कि हाँ, डिप्रेस क्लासेस को भी दिया जाएगा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, विमेन को भी, लेबर को भी। यहाँ से एक बार सवाल आ चुका है कि कौन से एक्ट में विमेन को सेपरेट इलेक्टेड, विमेन को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिला। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से एक्ट में मिला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। याद रखेंगे विमेन, लेबर और डिप्रेस क्लासेस को मिला था। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि डिप्रेस क्लासेस के को तो मिल चुका था, मिला था। इसमें बात की गई है कि मिल गया है, मिलना चाहिए। प्रोवाइड कर दिया गया था बट मिला नहीं है, ठीक है? अब चलते हैं आगे। इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिए गए और इसकी जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ने क्या किया, यस, तो काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के द्वारा काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया है, ओके, अबॉलिश कर दिया गया है। अब काउंसिल ऑफ इंडिया कहाँ से आया था? अगर आपको याद हो रहा हो तो कहाँ से आया था? हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ आपके ये एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट, जो आपके 1858 वाले एक्ट आया था, है ना? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट, ये आया था आपके 1858 में, है ना? तो इसके द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया था, यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 जो आया था, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट, तो इसके ज़रिए से जो काउंसिल ऑफ इंडिया आया था, दैट इज़ बीइंग अबॉलिश्ड। नौ ये अबॉलिश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब क्या हो गया, फ्रेंचाइज़ मिल चुका है, अबाउट 10% ऑफ द इंडियंस को अब वोटिंग राइट मिल चुका है, ठीक है? फ्रेंचाइज़ को बढ़ा दिया गया है। पहले हमने देखा है किस तरह से फ्रेंचाइज़ लिमिटेड थी। इट हैज़ देयर हैड बीन अ लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेंचाइज़, है ना? लिमिटेड फ्रेंचाइज़ थी। राइट टू वोट सबको नहीं मिला हुआ था, कुछ प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, है ना? किसी-किसी को कास्ट के आधार पर, इन सब के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर पहले फ्रेंचाइज़ मिला हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने इस फ्रेंचाइज़ को एक्सटेंड कर दिया। अबाउट 10% ऑफ द पॉपुलेशन को अब वोटिंग राइट मिल चुकी है, ठीक है? अच्छा, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से एक्ट से बनाई गई? इसी एक्ट से बनाई गई, है ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से आपकी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई, ठीक है? इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये भी याद रखेंगे कि इससे हमारे सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बना बल्कि प्रोविंशियल भी और ज्वाइंट भी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। उसके बाद 10th नंबर का पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेडरल कोर्ट बनाया गया, कब बना? 1937 में बना था। फेडरल कोर्ट was formed, it was set up in 1937 by the Government of India Act of 1935। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, एक बार क्विक रिकॉल करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में क्या-क्या बात की गई? पहला कि ऑल इंडिया फेडरेशन लेंगे, नेवर केम इनटू बीइंग। उसके बाद दूसरा, इट अबॉलिश द डायकी एट द प्रोविंसेस बट सेट अप द डायकी एट द सेंटर। उसके बाद इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म आ गया था 6 ऑफ द 11 प्रोविंसेस में। उसके बाद इट एक्सटेंड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, डिप्रेस क्लासेस को, वुमेन को और लेबर को भी मिल चुका था। उसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से, उसको क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया था। उसके बाद फ्रेंचाइज को एक्सटेंड कर दिया गया था, 10% को अब पॉपुलेशन को वोटिंग राइट मिल चुकी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट और फेडरल कोर्ट को बनाया गया 1937 में। सुप्रीम कोर्ट को कब बनाया गया था? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। तो क्लीमेंट एटली ने ये डिक्लेयर कर दिया था, कब? 1947 में ये डिक्लेयर कर दिया था क्लीमेंट एटली ने कि ब्रिटिश रूल जो है वो एंड हो जाएगा। कब तक? 30 जून 1948 तक एंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? दिस इज बीइंग फॉलोड बाय एजिटेशन बाय मुस्लिम लीग, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था? पार्टीशन चाहिए था। ठीक है, उसके बाद 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1946 में बनी थी, उसको फ्रेम करेगी, है ना? वो वैसे पार्ट में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? जो कि इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये 3 जून 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि वैसे यूनिट्स जो इसको नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था 1946 में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे को अगर वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उन पे वो अप्लाई नहीं हो, ठीक है? लेकिन 3 जून प्लान यानी कि माउंटबेटन प्लान आया था, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ? वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस समय, तो ये माउंटबेटन प्लान ये लाए हैं और इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया है, कांग्रेस के द्वारा भी और मुस्लिम लीग के द्वारा भी, ठीक है? और इसको इमीडिएट इफेक्ट दिया गया, ठीक है? क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 लाकर इस प्लान को, माउंटबेटन प्लान को इफेक्ट दिया गया, ये फोर्स में आ गया। अच्छा, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ये किस प्लान के अंतर्गत आया? माउंटबेटन प्लान। ठीक है, अब चलते हैं फीचर्स। फीचर्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का देख लेते हैं। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस तरह से आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सारे इम्पोर्टेंट थे और काउंसिल एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, उस तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इतना दैट वाज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। यहाँ से इतने सवाल नहीं पूछते हैं और इसके प्रोविजंस और फीचर्स भी बहुत ईज़ी हैं, ऐसा कन्फ्यूज़िंग नहीं है। बिल्कुल एक जेनरिक से फीचर्स हैं इसके, जैसे कि ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया गया है, ठीक है? और इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके लिए प्रोवाइड कर दिया गया इस एक्ट में कि इंडिया की पार्टीशन होगी और 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनेंगे, इंडिया के और पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान 2 डोमिनियन बनेंगे और इन दोनों को राइट होगा कि वो कॉमनवेल्थ से एग्ज़िट हो सकते हैं, ठीक है? वाइसरॉय के ऑफिस को अब अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है? और हर डोमिनियन के पास अपना गवर्नर जनरल होगा, ठीक है? ये बात कही गई है। उसके बाद इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डोमिनियन टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन वो अडॉप्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, ये इनके लिए वो फ्री हैं, ठीक है? इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ बोथ द डोमिनियन टू लेजिस्लेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, और अपने टेरिटरी के लिए वो लेजिस्लेट कर सकते हैं, ठीक है? सारी बहुत जेनरिक सी फीचर्स हैं, एक बार अगर आप पढ़ेंगे यू हैव एन आइडिया, और यहाँ से सवाल भी नहीं पूछते हैं। उसके बाद इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के जो ऑफिस थे उसको अबॉलिश कर दिया गया है। उसके बाद आपके ये प्रोक्लेम कर दिया गया है कि ब्रिटिश पारामाउंसी वो जो है इंडियन प्रिंसली स्टेट, इस पर जो है वो लैप्स हो चुकी है, अब वो नहीं चलेगी। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट, इसको फ्रीडम मिल चुका है।
ठीक है? और इनके पास ये राइट है कि वो कोई भी डोमिनियन को अपने मुताबिक जॉइन कर सकते हैं। यहाँ बात ध्यान रखेंगे कि सारे ही जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो जॉइन कर लेते हैं बट 3 जो बच जाते हैं स्टेट, है ना? प्रिंसली स्टेट जो जॉइन नहीं करते थे करे थे लास्ट तक, वो थे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। तो फिर आगे जाके आप देखते हैं कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ठीक है? तो ये आप देख लेंगे। इट प्रोवाइडेड फॉर द अ, जूनागढ़ को आपका ये रेफरेंडम से, हैदराबाद को पुलिस एक्शन से और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन से, इस तरह से तीनों को ही इनकॉर्पोरेट किया गया था। इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस एंड द प्रिंसली प्रोविंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है? तो इसलिए बताया गया था किस तरह से डोमिनियंस और प्रोविंसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इसके तहत गवर्नेंस चलेगा। जब तक कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो जाता है। इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो द बिल्स, और इस तरह से पहले जो ब्रिटिश मोनार्क को बिल्स को वीटो करने की राइट थी, ये सब खत्म हो चुकी है। ठीक है? It designated the Governor General of India and the provincial governors and constitutional head of the state। इस तरह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को और प्रोविंशियल गवर्नर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बता दिया गया है और वो एडवाइस एक्ट और कर सकते हैं एडवाइस पर, किसके? उनके रिस्पेक्टिव काउंसिल के एडवाइस पर। इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्पायर ऑफ इंडिया, और इस तरह से एम्पायर ऑफ इंडिया का टाइटल जो था उसको ड्रॉप कर दिया गया है। किससे? किससे ले लिया गया है? किंग ऑफ इंग्लैंड के पास अब ऐसा कोई टाइटल नहीं है। तो आप ऐसा कोई टाइटल किंग ऑफ इंग्लैंड के पास नहीं है। इट कंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से सिविल सर्विसेज का जो अपॉइंटमेंट वगैरह करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, इसको जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और मेंबर ऑफ द सिविल सर्विसेज जो पहले से ही इसमें थे वो कंटिन्यू रहेंगे। और इस तरह से 14-15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। माउंटबेटन प्लान लास्ट आता है जिसके द्वारा, जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट फॉलो करता है, जिसके अंदर ये बनता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया के बन जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं अदर एग्जाम्स में, तो ध्यान रखेंगे। ही swore इन जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इस तरह से पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो बनते हैं वो जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनती है इंटरिम वाली, वो 1946 में बनती है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे किस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बनी थी, उसमें कौन-कौन थे और उनको क्या पोस्ट मिला था, पोर्टफोलियो मिला था और इस तरह से फर्स्ट कैबिनेट में क्या मिला था। यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं और इसे मैं बिल्कुल ट्रिक के द्वारा आपको समझाने और याद करवाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और पढ़ते रहें। बिल्कुल, और पिछला वाला सारा लेक्चर्स देखें और यहाँ तक कंप्लीट करें। इसके बारे में आप शॉर्ट नोट्स सब अपने रेडी रखें या फिर लास्ट लास्ट में जो मैं दूँगी उसको आप रेफ़र करें, पढ़ें, ठीक है? और नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें मैं आपको सारे पोर्टफोलियोज़ याद करवा दूँगी, इंटरिम गवर्नमेंट वाले और फर्स्ट कैबिनेट में जो थे, जहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। ओके? तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।